हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज विनर। आज हम पढ़ेंगे मल्हार की पाठ्य पुस्तक में पाठ 8, जिसमें चैप्टर का नेम है सत्तियां सत्रियां और बिहू नृत्य। तो आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो इस चैप्टर को हम अच्छे से करेंगे भी, पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। अगर आपको किसी और चीज़ की मतलब किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पाठ से। आइए अब हम इस पाठ को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। तो ये नीचे प्रश्न दे रखे हैं। माँ एलिसेंड्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, वे अस्म के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। सेकंड ऑप्शन, उन्हें अस्म, बिहू और सत्तियां नृत्य से बहुत प्रेम था। उन्होंने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। वे अपने कार्य में सहायता के लिए बेटी को लाई थी। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है? फर्स्ट, वे अस्म के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा, क्यों? मतलब उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्यों देखा था? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, अनु के पास खिलौने थे, दोनों की आयु एक समान थी, दोनों को अंग्रेजी भाषा आती थी, या एंजेला अनु से असमिया भाषा सीखना चाहती थी। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है? सेकंड, दोनों की आयु जो थी वो एक समान थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो हमें चर्चा करना, कारण बताना है कि हमने ये उत्तर क्यों चुने, जो हमेशा हर चैप्टर में ये क्वेश्चन जरूर होता है। तो चलिए इसका हम उत्तर देखते हैं। मैंने यह उत्तर इसलिए चुना है क्योंकि एंजेला की माँ अस्म के जीवन और नृत्य परंपरा को जानती थी और उन्हें इस नेता और असम की संस्कृति में गहरी रुचि थी। ठीक है। सेकंड, मैंने दूसरों की आयु एक समान थी को चुना क्योंकि पाठ ये 2 बार हो गया है नहीं, क्योंकि पाठ में उल्लेख है कि अनु और एंजेला की उम्र 10 साल थी, इसलिए वे एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए। ठीक है, उन दोनों की उम्र जो थी वो एक साथ मतलब एक समान थी, 10 साल थी, इसलिए उन्होंने एक दूसरे की तरफ वो दोनों आकर्षित हुए। तो देखते हैं, मिलकर करें मिलान। तो पाठ में से कुछ शब्द चुनकर स्तंभ 1 में दिए गए हैं, उनसे संबंधित वाक्य स्तंभ 2 में दिए गए हैं। तो अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर शब्दों का मिलान उपयुक्त वाक्यांशों से कीजिए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या आप अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मिलान। स्तंभ 1 और स्तंभ 2। तो स्तंभ 1 में सत्र, तो इसका मिलान कौन सा है देखते हैं। 6, इसका मिलान कौन सा है? 6। ये अस्म के मठ हैं, इनकी संख्या 500 से भी ज्यादा है। ये पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों के स्थान हैं। सत्रियां नृत्य की उत्पत्ति इन्हीं सत्रों में हुई है। तो 6 मिलान है इसका। सेकंड, बोहाग बिहू, तो इसका कौन सा है मिलान? 4। असम में मनाया जाने वाला एक त्योहार, यह असम में नए साल की शुरुआत और बसंत के आगमन का प्रतीक है। तो सेकंड। ठीक है। लंदन, तो लंदन का देखते हैं कौन सा है।
यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी। ठीक है, अब है गुवाहाटी। गुवाहाटी का कौन सा है? 5th, तो इसका हम 3rd लिख देते हैं। गुवाहाटी का है 5th। भारत के असम राज्य का एक प्राचीन और सबसे बड़ा नगर है। अब देखते हैं ब्रिटिश अकादमी, तो इसका कौन सा है? ब्रिटिश अकादमी का यूनाइटेड किंगडम देश की एक सरकारी संस्था। तो ये 5th था, तो इसे हम 4th लिख देंगे, और ये कौन सा हो गया? 5th हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे 6 20वीं शताब्दी। तो 20वीं शताब्दी का फर्स्ट, ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी 1901 से 31 दिसंबर 2000 तक समय, तो इसका 6। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब दे रखा है पंक्तियों पर चर्चा, तो पंक्तियों पर चर्चा करते हैं। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। तो आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए और लिखिए। तो ये नीचे कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, तो हमें अपनी कक्षा में साझा करना और इन्हें बताना भी है। तो फर्स्ट दे रखा है, असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। सेकंड, पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो चलिए इनके उत्तर देखते हैं हम। फर्स्ट, असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ असम के में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। तो इसका उत्तर देखते हैं। यह वाक्य असम की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण राज्य है। ठीक है, जो अपनी समृद्ध वन्य जीवन, उच्च गुणवत्ता के रेशम और विस्तृत चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। असम चाय के बागानों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इसके अलावा असम की नृत्य परंपरा भी बहुत समृद्ध और विविध है। जो असम की नृत्य परंपरा है वो बहुत समृद्ध और विविध है, जिसमें बिहू और सत्रिया नृत्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह वाक्य असम की सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपत्तियों का सार प्रस्तुत करता है। ठीक है, चलिए अब आगे और क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो इसका कौन सा उत्तर देखते हैं। यह वाक्य नृत्य और संगीत की सार्वभौमिकता को रेखांकित करता है। इसमें बताया गया है कि नृत्य और संगीत केवल एक क्षेत्र या देश तक सीमित नहीं है। जो नृत्य और संगीत है वो केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में लोग इन कलाओं का उपयोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं। ये सही है, लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं इस कलाओं का। हर संस्कृति में नृत्य और संगीत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हाँ, हर संस्कृति में आप देखोगे नृत्य और संगीत ये सबसे ज्यादा होगा, महत्वपूर्ण है बल्कि ये। और यह लोगों के जीवन में खुशी, दुख, उत्सव और धार्मिकता जैसे भावों को अभिव्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब है सोच विचार के लिए। निबंध को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो
निबंध को एक बार फिर से हमें पढ़ना है और इसको पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखनी है। तो पहला, एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसके मन में कौन कौन से विचार चल रहे होंगे, ये हमें इनको बताना है। सेकंड क्वेश्चन, बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है, कैसे? बिहू जो कृषि आधारित त्योहार है वो कैसे है, हमें ये भी बताना है। थर्ड क्वेश्चन, ऐसा लगता है कि भारत से जाने के बाद भी एंजेला के मन में असम की ही छाया हुआ था। पाठ से इस कथन के समर्थन के लिए कुछ उदाहरण खोज कर लिखिए। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर हमें बताना है। फोर्थ, समय के बदलने के साथ साथ क्षत्रिय नृत्य की परंपरा में क्या बदलाव आया? ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर भी हमें बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके आंसर क्या है। फर्स्ट, एंजेला के मन में कई तरह के विचार जो थे वो चल रहे थे और उसके मन में कौन कौन से विचार चल रहे होंगे हमें वो भी बताने। ठीक है, तो उत्तर, एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे होंगे, जैसे वह असम के बारे में अधिक जीवन की उत्सुकता, वहां के नए अनुभवों के प्रति उत्साह, और इस यात्रा के दौरान उसने जो कुछ भी सीखा है उसे अपने दोस्तों के साथ साझा करने की इच्छा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा था? बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है, कैसे? वो हमें बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं। बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है क्योंकि इसे किसान अपने कृषि जीवन के विभिन्न चरणों, बीज बोने, धान रोपने और फसल कटाई के समय पर मानते हैं, ताकि वे प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकें। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। ऐसा लगता है कि भारत से जाने के बाद भी एंजेला के मन में असम ही छाया हुआ था। भारत से जाने के बाद एंजेला जो थी उसके मन में असम मतलब छाया हुआ था। पाठ से इस कथन के समर्थन के लिए कुछ उदाहरण खोजकर लिखिए। तो हमें कुछ एग्जाम्पल लिखने हैं खोजकर। तो इसका आंसर देखते हैं। पाठ में एंजेला की असम के प्रति रुचि और वहां की नृत्य परंपराओं में गहराई से शामिल होने के उदाहरण मिलते हैं, जैसे लंदन लौटने के बाद भी वह बिहू और क्षत्रिय नृत्यों की रिकॉर्डिंग देखती रहती थी और उसे अपने सहपाठियों को दिखाकर आनंदित होती थी। मतलब ये खोजकर मैंने एग्जाम्पल लिखा था कि वे बिहू क्षत्रिय अपने डांस की वीडियो की रिकॉर्डिंग जो थी वो देखती रहती थी और अपने दोस्तों को भी दिखाकर वे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती थी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा था? समय के बदलने के साथ साथ क्षत्रिय नृत्य की परंपरा में क्या बदलाव आया, वो हमें बताना है। तो इसका उत्तर, समय के बदलने के साथ साथ क्षत्रिय नृत्य की परंपरा में बदलाव आया है। पहले यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा मठों में किया जाता था, लेकिन अब महिलाएं भी इसे सीखने और प्रस्तुत करने लगी। पहले जो थे वो पुरुष ही करते थे, लेकिन अब महिलाएं भी इस नृत्य को सीखने और प्रस्तुत करने मतलब डांस दिखाने करने लगी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है निबंध की रचना। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम पास के एक गांव मंगल में गए। गांव पहुंचने पर मां ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। जब वे गुवाहाटी की एक होटल में रहते थे, वहां पर सामान्य होने के बाद मतलब शाम को उन्होंने शाम पास के एक गांव मंगलन में गए थे वो लोग, और गांव पहुंचने के बाद मां ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। मां ने एंजेला को क्या बताया था? बिहू जो है वो एक कृषि आधारित त्योहार है। असम में जो बिहू है असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। कितनी बार? साल में 3 बार मनाया जाता है। ठीक है, बिहू। तो इन वाक्यों में बिहू और असम का ऐसा रोचक और सरस वर्णन किया गया है कि लगता है मानो हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं।
तो इस निबंध में वस्तु, घटना, प्रदेश आदि का वर्णन किया गया है। इसमें जो कुछ भी स्वयं देखा गया है उसका वर्णन किया गया है। इस प्रकार के निबंधों में घटनाओं का एक क्रम होता है। इनमें आम जीवन की बातें होती हैं। इनकी भाषा सरल होती है। उदाहरण के लिए होली, दीपावली आदि के बारे में बताना। तो इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और इसकी बनावट पर ध्यान दीजिए। इस पाठ की विशेषताएं पहचानिए और अपनी कक्षा में साझा कीजिए और लिखिए भी। जैसे इस पाठ में लंदन से यात्रा शुरू करने से लेकर पास वापस लंदन पहुंचने तक वे अनुभवों का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर देखते हैं हम क्या है। निबंध की रचना। तो उत्तर, पाठ की बनावट में घटनाओं का एक क्रम है जिसमें यात्रा की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक के अनुभवों का विवरण दिया गया है। मतलब इसमें यात्रा की शुरुआत से लेके अंत तक उसमें बताया गया है। इसके वर्णन में असमस के नृत्य और त्योहारों की समृद्ध परंपरा, एंजेला के अनुभव और उसकी माँ के काम के प्रति समर्पण को दर्शाया गया है। इस पाठ की भाषा सरल है और यह है पाठ एक यात्रा और संस्कृति के अनोखे अनुभवों को पाठकों के सामने लाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब है अनुमान या कल्पना से। तो अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। अपनी कक्षा में हमें चर्चा करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बिहू नृत्य और इसके उत्सव में अंचवित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। तो एंजेला और उसका परिवार बिहू नृत्य और उसके उत्सव को देखकर अंचवित क्यों हो गए थे, मतलब क्यों चौंक गए थे। तो इसका आंसर हमें बताना है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। मतलब जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वे नई दिल्ली से लेकर गुवाहाटी की उड़ान, मतलब वो पहुंच चुकी थी, उड़ान भर ली, मतलब वो चली गई थी। एंजेला और उसकी माँ एलेसेंड्रा ने भारत की यात्रा से पहले कौन कौन सी तैयारियां की होंगी वो हमें बतानी है। वहाँ एक बड़े से थर्ड क्वेश्चन है, वहाँ एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया है। तो बिहू नृत्य के लिए बरगद के पेड़ के नीचे मंच क्यों बनाया गया होगा, तो हमें इसका भी आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए इनके आंसर देखते हैं। फर्स्ट, बिहू नृत्य और इसके उत्सव में अंचवित एंजेला और उसकी परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया था। तो एंजेला और उसका परिवार बिहू नृत्य और उसके उत्सव को देखकर अंचवित क्यों हो गए थे, चलिए बताते हैं। आंसर, एंजेला और उसका परिवार बिहू नृत्य और उत्सव को देखकर अंचवित इसलिए हुआ क्योंकि यह नृत्य रंगीन, ऊर्जा से भरा और प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था, जिसे उन्होंने पहली बार इतने बड़े उत्साह के साथ देखा था। वे एकदम से इसलिए चौंक गए थे क्योंकि जो नृत्य रंगीन, ऊर्जा से भरी, मतलब भरा हुआ, प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ, मतलब उन्होंने ये सब चीजें असम में पहली बार, मतलब भारत आकर पहली बार देखी थी, इसलिए वे चौंक गए थे। इतने बड़े उत्साह के साथ देखा था ना, तो इसलिए वो चौंक गए थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। तो एंजेला और उसकी माँ एलेसेंड्रा ने भारत की यात्रा से पहले कौन कौन सी तैयारियां की होंगी, तो चलिए बताते हैं इसका आंसर भी। एंजेला और उसकी माँ ने यात्रा से पहले कुछ असमिया शब्दों और रीति रिवाज के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी। साथ ही डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आवश्यक उपकरणों और फिल्मांकन की योजना भी बनाई होंगी। ठीक है, तो चलिए आगे और देखते हैं इसके क्वेश्चन।
थर्ड, वहाँ एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। तो बिहू नृत्य के लिए बरगद के पेड़ के नीचे मंच क्यों बनाया गया, चलिए इसका उस उत्तर भी हम बताते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे मंच इसलिए बनाया गया होगा क्योंकि यह स्थान छायादार और विस्तृत था, जहां बड़ी संख्या में लोग आराम से बैठकर नृत्य देख सकते हैं। मतलब इसलिए बनाया गया था, जो वहां पर बहुत सारे लोग थे, वो मतलब भीड़ ज्यादा, बहुत ही ज्यादा थी। और जहां पर क्या है, पेड़ के नीचे मंच बनाया गया क्योंकि वहां पर छायादार था, मतलब छाया थी और बड़ी संख्या भी थी, इसलिए वो लोग आराम से बैठ सकें और नृत्य देख सकें, इसलिए वो बनाया गया था मंच। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है शब्दों की बात। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों और मित्रों की सहायता भी ले सकते हैं। तो इसमें दे रखा है अस्म से जुड़े शब्द। इस पाठ में अनेक शब्द ऐसे हैं जो अस्म से विशेष रूप से जुड़े हैं। अपने समूह में मिलकर उन शब्दों की पहचान कीजिए, इसके बाद उन्हें नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। तो ये कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे कि अस्म के नृत्य, त्योहार, भाषा आदि। तो हमें भी ये नीचे दिए रखे हैं, तो हमें इसमें बताना है। जैसे कि अस्म दे रखा है तो हमें इसके शब्द बताने हैं। तो फर्स्ट बिहू नृत्य, सेकंड सत्रिय नृत्य, रेशम, चाय के बागान, असमिया भाषा और वन्य जीवन। तो ये सही है बिल्कुल, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो और मैम को चेक भी करा सकते हो। ठीक है, देखते हैं। और अब दे रखे हैं तीन बिहू, ये तीनों बिहू दे रखे हैं। तो असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। साल में कितनी बार मनाया जाता है, 3 बार मनाया जाता है, ये जरूर याद रखना। ठीक है, तो फर्स्ट दे रखा है रोंगाली या बोहाग। तो बैसाख सामान्यतः अप्रैल में, तो ये बैसाख और सामान्यतः अप्रैल में होता है। और बोगाली या माघ सामान्यतः जनवरी में। कंगाली या कार्तिक सामान्यतः अक्टूबर में। तो ये तीनों दे रखे हैं। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। एंजेला और उसकी माँ एलेसेंड्रा कौन से बिहू के अवसर पर भारत आए थे, लिखिए। मतलब वे कौन से अवसर पर बिहू में भारत आए थे, वो हमें लिखना है। ये अलग अलग नाम दे रखे थे। और सेकंड है तीनों बिहू के लिए लिखिए कि उस समय किसान खेतों में क्या कर रहे होते हैं। मतलब उस समय जब किसान जो होते हैं वो खेतों में क्या कर रहे होते हैं, हमें वो बताना है। ठीक है, तो चलिए इसके उत्तर देखते हैं। फर्स्ट उत्तर, एंजेला और उसकी माँ एलेसेंड्रा कौन से बिहू के अवसर पर भारत आए थे। तो चलिए देखते हैं। एंजेला और उसकी माँ रोंगाली या बोहाग बिहू के अवसर पर भारत आए थे। कब आए थे, रोंगाली या बोहाग बिहू के अवसर पर। ठीक है, सेकंड, तीनों बिहू के लिए लिखिए कि उस समय किसान खेतों में क्या कर रहे होते हैं। तो वो हमें लिखना है। फर्स्ट, रोंगाली बिहू बैसाख। तो यह बिहू नए फसल के आगमन का प्रतीक है। इस समय किसान फसल की कटाई और खेतों में नई फसल की बुवाई की तैयारी कर रहे होते हैं। यह एक खुशी का अवसर होता है जिसमें फसल की सफलता का जश्न मनाया जाता है। मतलब ये जो होता है, ये वाला दिन रोंगाली बिहू जो बैसाख में होता है, इस समय बिहू नए साल के आगमन का प्रतीक होता है। और उस समय जो किसान जो होते हैं वो फसल की क्या करते हैं, कटाई कर रहे होते हैं, खेतों में नई फसल की बुवाई, मतलब नई फसल की तैयारी, लगाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और उस समय ये खुशी का दिन होता है, तो जिसमें फसल की सफलता का जश्न मनाया जाता है। उस समय फसल की सफलता का क्या मनाया जाता है, जश्न, मतलब खुशी मनाई जाती है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, सेकंड, बोंगाली बिहू माघ। तो माघ में, बोंगाली बिहू माघ में देखते हैं क्या है। इस समय किसान फसल की कटाई कर चुके होते हैं। इस समय किसान जो होते हैं फसल की क्या कर चुके होते हैं, कटाई। इस समय लगाए जाते हैं, इस समय कटाई कर चुके होते हैं वो लोग। और फसल के भंडारण की तैयारी कर रहे होते हैं, फसल के भंडारण की तैयारी भी कर रहे होते हैं। यह समय फसल के पूरी तरह से तैयार होने और इसे सुरक्षित रखने का होता है। क्या, फसलों को पूरी तरह से तैयार होने और उसे एकदम सुरक्षित तरीके से रख सके, वो होता है। ठीक है, बोंगाली
भोगाली, बिहू, माघ। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब दे रखा है पाठ से आगे, तो आपकी बात। अपने समूह में चर्चा कीजिए। रानी आंटी की एक बिटिया थी, वो थी अनु। रानी आंटी की जो एक बिटिया है उसका नाम क्या था? अनु। तो बिटिया का अर्थ है बेटी, और बेटी को प्यार से बुलाने के लिए और इसने जताने के लिए बिटिया शब्द का प्रयोग भी लिया जाता है। मतलब बेटी, बिटिया का शब्द क्या है? बेटी। और बेटी को प्यार से बुलाने, अपना प्यार दिखाने के लिए उसको प्यार से क्या बुलाते? बिटिया। ठीक है, बिटिया जैसा ही एक अन्य शब्द बिट्टो भी होता है। क्या होता है? बिट्टो। देखो होगा कि किसी किसी के घर में कोई बिटिया बुलाता है, कोई बेटी बुलाता है, कोई बिट्टो बुलाता है। ये शब्द होते हैं जो कि अपना प्यार दिखाने के लिए, मतलब स्नेह दिखाने के लिए प्यार से बुलाते हैं इन शब्दों से। ठीक है, तो आपके घर में आपको प्यार से किन किन नामों से पुकारा जाता है? चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? आपके नाम का क्या अर्थ है? आपका नाम किसने रखा? पता करके बताइए। ठीक है, आपका नाम किसने रखा वो पता करके आपको बताना है। वे एक साथ खेल रहे थे। कौन खेल रहे थे? आप कौन कौन से खेल अपने मित्रों के साथ मिलकर खेलते हैं? बताइए। मतलब आप जो हैं, अगर आप सभी मित्र एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो आप कौन कौन से खेल खेलते हैं अपने मित्रों के साथ, हमें वो बताने हैं। फोर्थ, असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। असम में जो है वो नृत्य की क्या है? एक प्रसिद्ध परंपरा है, सॉरी समृद्ध परंपरा है। तो अपने इस पाठ में बिहू और सत्तियां नृत्यों के बारे में तो पढ़ा है। बिहू सत्तियां जो है इन नृत्यों के बारे में तो पढ़ा है। आपके प्रांत में कौन कौन से नृत्य प्रसिद्ध हैं? आपको कौन सा नृत्य करना पसंद है? तो वो आपको लिखना है। ठीक है, आपको जो पसंद है वो लिखनी है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन आपको सेम करने हैं, लेकिन मैं इनके आंसर बता दे रही हूँ कि उसी तरीके से आप अपने बारे में लिख सको इसमें। ठीक है, जैसे कि आपके घर में आपको प्यार से किस नाम से पुकारते हैं, किन किन नामों से, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, वो आपको लिखना है। जैसे कि मुझे प्यार से गुड्डा, चिन्नू और लाडली नामों से पुकारा जाता है। तो आपको जिस नामों से पुकारा जाता है प्यार से, आपको वो लिखना है। ठीक है, सेकंड, आपके नाम का क्या अर्थ है? आपका नाम किसने रखा? पता करके बताइए। आपके नाम का जो भी अर्थ है वो लिखना है, और किसने रखा है वो भी लिखना है। तो देखते हैं, मेरे नाम का अर्थ है शांति। क्या है? शांति। और मेरा नाम जो है मेरी दादी ने रखा था। आपका नाम जिसने रखा आपको भी लिखना है, और आपका नाम का अर्थ क्या है आपको वो लिखना है इस स्थान पर। ठीक है, थर्ड, आप कौन कौन से खेल अपने मित्रों के साथ मिलकर खेलते हैं? बताइए। जो जौन जौन से आप खेल अपने मित्रों के साथ खेलते हैं आपको वो बताना है। जैसे कि मैं अपने मित्रों के साथ छुपन छुपाई, लुक्का छुपी और कबड्डी खेलता हूँ। आपको जो जो खेल अपने दोस्तों के साथ खेलते हो वो आपको लिखने हैं यहाँ पर। ठीक है, फोर्थ, आपने इस पाठ में बिहू और सत्तियां नृत्यों के बारे में तो पढ़ा है। आपके प्रांत में कौन कौन से नृत्य प्रसिद्ध हैं? आपको कौन सा नृत्य करना पसंद है वो लिखना है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है, मेरी प्रांत में गरबा और डांडिया प्रसिद्ध है। क्या है? गरबा और डांडिया प्रसिद्ध है। मुझे गरबा नृत्य करना बहुत पसंद है। ये गलत लिख के आया। ठीक है, गर्व हो गया है, ये गर्व, यहाँ पे गरबा आएगा। तो मुझे गरबा नृत्य करना बहुत पसंद है। तो वैसे ही आपको लिखने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपको जौन जौन से खेल पसंद है, या जो आपके नाम किसने रखा, और आपने दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेले हैं, वो सब चीजें आपको अपने आंसर में लिखना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब दे रखा है पूर्वोत्तर की यात्रा। तो असम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। असम के अतिरिक्त पूर्वोत्तर भारत में 7 अन्य राज्य भी हैं। कितने राज्य हैं? 7 अन्य राज्य भी हैं। आपको अवसर मिले तो इनमें से किसी राज्य की, मतलब किसी जो राज्य की यात्रा कीजिए। मतलब ये दे रखे हैं नाम। तो अगर आपको अवसर मिलता है तो आप इनमें से कहाँ पर जाना पसंद करेंगे? तो 8 राज्यों के नाम हैं। चलिए पढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और असम। तो ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। ठीक है, अब है टाइम मशीन। तो उसे ऐसा
उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो। क्या आपने पहले कभी टाइम मशीन का नाम सुना है? टाइम मशीन ऐसी काल्पनिक मशीन है जिसमें बैठकर बीते हुए या आने वाले समय की दुनिया में पहुंचा जा सकता है। मतलब यहाँ पर एक टाइम मशीन दे रखी है, वो सोच रही है कि उसे एकदम से आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई, मतलब अचानक से वो टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो, वो एकदम से ये सोच रही है। तो आप कभी टाइम मशीन का नाम आपने सुना हो, या टाइम मशीन ऐसी काल्पनिक मशीन होती है जिसमें आप जाकर बैठ गए हो कभी, तो सुना है तो बताओ। टाइम मशीन को अभी तक बनाया नहीं जा सकता है, लेकिन अनेक लेखकों ने टाइम मशीन के बारे में कहानियां लिखी हैं। उसको बनाया नहीं जा सकता है, लेकिन अनेक जो लेखक हैं उन्होंने टाइम मशीन के बारे में कहानियां लिखी हैं। अनेक फिल्मकारों ने इसके बारे में फिल्में बनाई है। जो अनेक फिल्मकार हैं उन्होंने क्या बनाई है? फिल्में बनाई हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको टाइम मशीन मिल जाए तो आप उसमें बैठकर कौन से समय में और कौन से स्थान पर जाना चाहेंगे, और वो भी क्यों? तो आपको मतलब अगर टाइम मशीन मिल जाती है तो आप कौन से समय में और क्या कर उस स्थान पर आप क्या कहाँ पर जाना चाहोगे वो आपको लिखना है, और क्यों जाना चाहोगे वो भी लिखना है। ठीक है। सेकंड, आपको यदि कोई ऐसी वस्तु बनाने का अवसर मिले तो अभी तक नहीं बनाई गई है तो आप क्या बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, लिखना है। ठीक है। थर्ड है, क्या आपने कभी किसी संग्रहालय की यात्रा की है? संग्रहालय ऐसा स्थान होता है जहां विभिन्न कलाओं की प्राचीन वस्तुएं देखने को मिलती हैं। कभी कभी संग्रहालय की यात्रा भी टाइम मशीन की यात्रा जैसी लगती है। तो अवसर मिले तो आप भी किसी संग्रहालय की यात्रा अवश्य कीजिए और उसके बारे में कक्षा में बताइए। तो चलिए इनके उत्तर देखते हैं हम। फर्स्ट, यदि आपको टाइम मशीन मिल जाए तो आप उसमें बैठकर कौन कौन से समय में और कौन कौन से स्थान पर जाना चाहेंगे, और वो भी क्यों जाना चाहेंगे? तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। यदि मुझे टाइम मशीन मिल जाए तो मैं प्राचीन भारत के समय में जाना चाहूंगा, ताकि मैं उसे समय की सभ्यता और संस्कृति को देख सकूं, या समय की सभ्यता और संस्कृति को देख सके। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या था, आपको यदि कोई ऐसी वस्तु बनाने का अवसर मिले जो अभी तक नहीं बनाई हो गई हो तो आप क्या बनाएंगे, और वो भी क्यों बनाएंगे? तो देखते हैं इसको उत्तर। मैं एक ऐसी मशीन बनाना चाहूंगा जो सभी भाषाओं को तुरंत अनुवाद कर सके, ताकि लोग बिना भाषा की बाधा के एक दूसरे से बात कर सके। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्या आपने कभी किसी संग्रहालय की यात्रा की है? तो इसका उत्तर क्या है? हाँ, मैंने एक बार राष्ट्रीय संग्रहालय की यात्रा की थी, जहां मैंने प्राचीन मूर्तियां, पेंटिंग्स और अन्य ऐतिहासिक वस्तुएं देखी थी। आगे देखते हैं, खिलौने विभिन्न प्रकार के। तो एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे जो थोड़े अलग तरह के थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अनु के खिलौने कैसे थे? लंदन में एंजेला के खिलौने कैसे रहे होंगे? तो वो हमें बताना है। अनु के जो खिलौने थे वो कैसे थे, और लंदन में जो एंजेला के खिलौने थे वो कैसे थे। सेकंड, आप घर पर कौन कौन से खिलौने से खेलते रहे हैं, उनके नाम भी लिखने हैं। थर्ड, भारत के प्रत्येक प्रांत में हाथ से बच्चों के अनोखे खिलौने बनाए जाते हैं। आपके यहाँ बच्चों के लिए हाथ से बनने कौन कौन से खिलौने मिलते हैं वो बताने हैं। ठीक है। फोर्थ, भारत के बच्चे स्वयं भी अपने लिए अनोखे खिलौने बना लेते हैं। आप भी तो कागज, मिट्टी आदि से कोई ना कोई खिलौना बनाना जानते होंगे। आप अपने हाथों से बनाए किसी खिलौने को कक्षा में लाकर दिखाइए और उसे बनाने का तरीका सबको सिखाइए। मतलब आपने बचपन में कुछ ना कुछ अपने हाथों से खिलौने बनाए होंगे, जैसे कि कागज से या मिट्टी से कुछ ना कुछ बनाया होगा खिलौना, तो वो आपको कक्षा में लाकर दिखाना है और उसका तरीके भी बताने हैं। ठीक है। तो चलिए इसके उत्तर देखते हैं। फर्स्ट, अनु के खिलौने कैसे थे और लंदन में एंजेला के जो खिलौने थे वो कैसे थे? तो देखते हैं इसको उत्तर।
अनोखे खिलौने पारंपरिक हाथ से बने थे, जैसे लकड़ी के खिलौने और नारियल की जटा से बने घर। तो अनोखे खिलौने कैसे थे? पारंपरिक, मतलब हाथ से बने थे, जैसे लकड़ी के खिलौने और नारियल की जो जटा होती है उससे बना हुआ घर। जबकि एंजेला के जो खिलौने थे वो आधुनिक और मशीनी होंगे, मतलब आधुनिक थे और मशीन से बने हुए थे। ठीक है। सेकंड, आप घर पर कौन कौन से खिलौने से खेलते रहे हैं, उनके नाम बताने हैं हमें। तो मैं घर पर खिलौना गाड़ी, फुटबॉल और पजल से खेलता हूँ। थर्ड क्वेश्चन, भारत के प्रत्येक प्रांत में हाथ से बच्चों के अनोखे खिलौने बनाए जाते हैं। आपके यहाँ बच्चों के लिए हाथ से बने कौन कौन से खिलौने मिलते हैं? तो लिखते हैं, इसका उत्तर देखते हैं अब हम। हमारे यहाँ मिट्टी के खिलौने, लकड़ी की गाड़ी और हाथ से बनी गुड़िया मिलती है। कौन कौन सी? मिट्टी के खिलौने, लकड़ी की गाड़ी और हाथ से बनी हुई गुड़िया। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के बच्चे स्वयं भी अपने लिए अनोखे खिलौने बना लेते हैं। आप भी तो कागज, मिट्टी आदि से कोई ना कोई खिलौना बनाना जानते होंगे। आप अपने हाथों से बनाए किसी खिलौने को कक्षा में लाकर दिखाइए और उसे बनाने का तरीका सब कुछ सिखाइए। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। मैंने एक कागज का पंखा बनाया है। मैंने भी ये कागज का पंखा बनाया था और आप लोगों ने भी ये पंखा जरूर बनाया होगा अपने बचपन में। इसे बनाने के लिए कागज को कुछ विशेष तरीके से मोड़ना होता है और फिर उसे स्टिक पर लगाना होता है। ठीक है, जैसे कि अब किताब में ये कुछ चित्र दे रखे थे, ये हाथ से बने हुए हैं कागज के, मतलब कागज के नहीं है, हाथ से बने हुए खिलौने हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब है पत्र। मान लीजिए आप एंजेला हैं, आप लंदन लौट चुकी हैं और आपको भारत की बहुत याद आ रही है। अपनी सखी अनु को पत्र लिखकर बताइए कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है। मतलब मान लो एक समय के लिए आप एंजेला हो और आप लंदन लौट चुकी हो और आपको भारत की बहुत ज्यादा याद आ रही है। तो आपको अपनी सखी जो अनु है उसके लिए आपको पत्र लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो चलिए, यहाँ पे आ नहीं सकता था इसलिए ये रहा। तो ऐसे लिखना है आपको पत्र। प्रिय अनु, आशा है कि तुम अच्छी हो। मैं लंदन लौट आई हूँ, लेकिन मेरे दिल में असम की खूबसूरत यादें बसी हुई हैं। मुझे तुम्हारे साथ बिताया हुआ समय बहुत याद आ रहा है, खासकर जब हमने सत्तियां और बिहू नृत्य की अद्भुत मुद्राओं का अभ्यास किया था। मैं यहाँ अपने दोस्तों को उन नृत्यों के बारे में बता रही हूँ और वे सभी बहुत प्रभावित हैं। मैं जल्द ही तुम्हें दोबारा देखने की उम्मीद करती हूँ। तुम्हारी सखी एंजेला। ठीक है, इसी तरह से आपको पत्र लिखना है। आप ये लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप अपनी कॉपी में एकदम अच्छे से इसी मतलब बिल्कुल सेम लिख सकते हो। आगे देखते हैं। अब देखते हैं फोर्थ। आप जानते होंगे कि पत्र लिखने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पोस्ट कार्ड, अंतदेशिया, लिफाफे आदि डाकघर से खरीदे जा सकते हैं। संभव हो तो आप भी अपने घर के पास के डाकघर में जाइए और एक पोस्ट कार्ड खरीदकर पत्र देखने के लिए उसका उपयोग कीजिए। इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्या आपने कभी डाक टिकट देखा है? संसार के सभी देश डाक टिकट जारी करते हैं। भारत का डाक विभाग भी समय समय पर डाक टिकट जारी करता है। डाक टिकट किसी देश की संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं। इसलिए अनेक लोग देश विदेश के डाक टिकटों को एकत्रित करना पसंद करते हैं। नीचे भारत के विभिन्न लेखकों के सम्मान में जारी किए गए कुछ डाक टिकटों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। तो देखते हैं इनके चित्र क्या दे रखे हैं। जैसे कि ये इनके चित्र दे रखे हैं डाक टिकटों के, और भी चित्र हैं ये दे रखे हैं। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं हम।
आपको इनमें से कौन सा डाक टिकट सबसे अच्छा लगा और क्यों? जो भी आपको इनमें से डाक टिकट जो भी अच्छा लगा हो वो लिखना है और क्यों लगा वो भी लिखना है, ठीक है। सेकंड, डाक टिकटों पर लेखकों के बारे में कौन कौन सी जानकारी दी गई है? जौन जौन सी जानकारी दी रखी है वो देखते हैं हम। तो चलिए इसके उत्तर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, आपको इनमें से कौन सा डाक टिकट सबसे अच्छा लगा लिखना है और क्यों लगा वो भी लिखना है, ठीक है। तो मुझे सबसे अच्छा डाक टिकट महादेवी वर्मा का लगा। इस डाक टिकट पर महादेवी वर्मा की छवि के साथ एक कलात्मक चित्रण भी है जो उनकी कविता और साहित्यिक योगदान का प्रतीक है। यह टिकट उनके योगदान को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है जो उन्हें एक विशिष्ट स्थान देता है। तो कौन सा अच्छा लगा था सबसे ज्यादा? महादेवी वर्मा का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या था, डाक टिकटों पर लेखकों के बारे में कौन कौन सी जानकारी दी गई है, देखते हैं। फर्स्ट दे रखी है प्रेमचंद, नाम और तस्वीर और जीवन काल 1880-1936। तो बस प्रेमचंद के बारे में यही दे रखा है। रामधारी सिंह दिनकर, इसमें क्या दे रखा है? केवल नाम दे रखा है और चित्र दे रखा है, ठीक है, रामधारी सिंह के बारे में। अब है बाबू गुलाब राय, इनके बारे में नाम और चित्र, बस ये दो दे रखे हैं। अब है हाजी प्रसाद द्विवेदी, इनके बारे में क्या दे रखा है? नाम और चित्र, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनके बारे में दे रखा है, उनका नाम दे रखा है, चित्र है, जीवन काल है और उनकी समय जीवन काल दे रखा है 1850 से 1885 का उल्लेख, ठीक है। आगे देखते हैं। अब है राहुल संस्कृत्यान, राहुल संस्कृत्यान के बारे में क्या दे रखा है? उनका नाम दे रखा है, फिर चित्र दे रखा है और जीवन काल दे रखा है 1893 से 1963 को उल्लेख, ठीक है। अब है दुष्यंत कुमार, दुष्यंत कुमार के बारे में क्या दे रखा है, देखते हैं। नाम दे रखा है, चित्र दे रखा है और पृष्ठभूमि में पुस्तकों का चित्रण जो उनको साहित्यिक शैली को दर्शाता है। दुष्यंत कुमार के बारे में यही दे रखा है, ठीक है। अब है महादेवी वर्मा, इनके बारे में क्या दे रखा है? नाम दे रखा है, चित्र दे रखा है और एक कलात्मक चित्रण जो उनकी साहित्यिक शैली को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? साहित्यिक शैली को दर्शाता है, ठीक है। अब है सुमित्रा नंदन पंत, इनके बारे में क्या दे रखा है, देखते हैं। नाम दे रखा है, चित्र दे रखा है और उनकी छवि के साथ उनका पूरा नाम लिखा हुआ है। उनकी छवि के साथ क्या दे रखा है? पूरा नाम लिखा हुआ है। आप पीछे जाके उन चित्रों में देख सकते हो, ठीक है। अब है रामधारी सिंह दिनकर, इनके बारे में क्या दे रखा है? नाम, चित्र और उनकी साहित्यिक व्यक्ति का प्रतीकात्मक छवि, ये दे रखे हैं, ठीक है। तो इसी तरह इन डाक टिकटों में लेखकों का नाम, उनकी छवि और कभी कभी उनके जीवन काल का उल्लेख किया गया है जो उनके साहित्यिक योगदान और उनके समय को दर्शाता है। तो ये आप बता सकते, मतलब आप देख सकते हो, बिल्कुल सही है ये। आगे देखते हैं। अब है आज की पहेली, ये पहेली दे रखी है। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ असमिया पहेलियां। हो सकता है इनमें से कुछ पहेलियों को पढ़कर आपको लगे, अरे ये पहेली तो मेरे घर में भी बुझी जाती है। तो कुछ पहेलियां आप पहली बार बूझेंगे, तो आइए आनंद लेते हैं इन रंग बिरंगी पहेली का। तो देखते हैं। तो दे रखा है क्रम और संख्या, ये क्रम और संख्या दे रखी है। अब है असमिया पहेली और हिंदी पहेली, ये असमिया पहेली है और ये क्या, हिंदी पहेली, और ये दे रखी है संकेत। तो जैसे कि फर्स्ट दे रखा है हाथी दांत कदमर पात, तो हिंदी में पढ़ते हैं हाथी के दासी कदम के पासी, मतलब इसमें क्या है, मूली। संकेत क्या दे रखा है, मूली। हाथी के दासी होती है, देखो जैरी, और कदम के पास ही, कदम मतलब पेड़ के पास ही होती है, देखिए ये पेड़ के पास ही, ठीक है। सेकंड है पानी आसे मास नाई, हावी आसे बाग नाही। तो हिंदी में पानी है पर मछली नहीं, जंगल है पर बाग नहीं, नारियल। क्या है, पानी तो मतलब पानी है, पानी तो है पर नाही, मछली नहीं है। जंगल है लेकिन बाघ नहीं है। पानी इसके अंदर होता है लेकिन मछली नहीं है, ये
इसमें बस बाल वगैरह होता है ना, लेकिन जंगल तो है, बाघ नहीं है। तो क्या है इसका आंसर? नारियल। आई बुलीले ने लागे, पोपाई बुलीले लागे। तो देखते हैं, लग लग कहे तो ना लगे, बेलग कहे कहे लग जाए। अगर हम लग लग कहेंगे तो हमारे होठ ऊपर से मतलब स्पष्ट होते हैं, बंद से हो जाते हैं, लग लग स्पष्ट नहीं होते हैं, सॉरी, लग लग कहेंगे तो स्पष्ट नहीं हो रहे हैं, और अगर हम बेलाग कहेंगे तो हमारे होठ जो है वो स्पष्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? होठ। फोर्थ देखते हैं, से चरण कृष्ण वरण, पेट कटिलेउ नाई मरण। तो हिंदी में देखते हैं, काला तन और 6 है चरण, पेट कटे पर भी ना मरण। मतलब चैटी, ये काला तन है, इसका मतलब ये काली है, इसके 6 पैर हैं, पेट कटे, इसका पेट कट जाए तो फिर भी नहीं मरती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है झरोके से। असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, जिसे अपनी वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। तो आपने पढ़ा है कि असम का रेशम, जिसे मूंगा सिल्क भी कहा जाता है, बहुत प्रसिद्ध है। क्या आप जानना चाहते हैं कि यहाँ क्या है, कैसे बनता है और क्यों प्रसिद्ध है? हाँ, तो पढ़िए आगे। तो ये क्वेश्चन आपको स्वयं नहीं करना है, तो ये आगे दे रखा है, ये रहा, जैसे कि असम का सुप्रसिद्ध मूंगा सिल्क, तो इसके बारे में बताया गया था झरोके से उस पीछे। तो ये पढ़ते हैं, कुछ वर्षा पूर्व मेरी नियुक्ति गुवाहाटी हवाई अड्डे पर हुई थी। वहां पर प्रिया मैं महिलाओं को एक विशेष प्रकार की आकर्षक साड़ी पहने देखता था। यह साड़ी सदैव भूरे सुनहरे रंग की झिलमिली सी होती थी। उस पर अधिकतर पारंपरिक ढंग से लाल या काली बॉर्डर तथा हरे, लाल अथवा पीले रंग से बूटों आदि की कढ़ाई रहती थी। कुछ समय पश्चात जब मैं असम के एक विवाह समारोह में गया, तो वहां भी अधिकतर महिलाएं उसी प्रकार की अन्य चमकीली भूरी सुनहरी साड़ियां पहनकर आई थी। अनेक पुरुषों ने भी उसी प्रकार के भूरे सुनहरे रंग के कुर्ते पहने हुए थे। बस केवल रंगों के हल्के या गहरे का अंतर था। मैंने अपने एक असमी मित्र से पूछा कि यह कैसा भूरा चमकीला कपड़ा है। मित्र ने बताया कि यह भूरा नहीं बल्कि सुनहरा है। यह असम का सुप्रसिद्ध मूंगा सिल्क है, जो सभी प्रकार के रेशमों में सबसे महंगा होता है। मूंगा का असमिया भाषा में अर्थ है पीला या गहरा। तो भूरा, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि संपूर्ण विश्व में यह केवल असम तथा देश के पूर्वोत्तर राज्य में ही तैयार होता है। यह असम को प्रकृति द्वारा दिया गया अनमोल और अद्वितीय उपहार है। मित्र ने यह भी बताया कि मूंगा सिल्क की साड़ियों की एक खूबी है कि अन्य रेशमी कपड़ों के विपरीत इनको ड्राई क्लीन कराने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उन्हें घर पर ही धोया जा सकता है। हर धुलाई के बाद इनका निखार बढ़ता ही आता है। एक साड़ी औसतन 50 वर्ष तक खराब नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि मूंगा रेशम सभी प्रकार के प्राकृतिक रूप से तैयार किए जाने वाले कपड़ों में से सबसे मजबूत होता है। इसके अलावा इसे गर्मी या सर्दी किसी भी मौसम में पहना जा सकता है। असम के लोगों का मानना है कि मूंगा सिल्क के कपड़ों में से अनेक औषधीय गुण भी होते हैं, जैसे कि ये दे रखा है, ये है। तो विमल श्रीवास्तव, स्त्रोत पत्रिका, अप्रैल 2008, ये दे रखा है साइड से। ठीक है, आगे देखते हैं।
अब है साझी समझ से। आपको इस लेख में दी गई कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी, क्यों लगी, और आपके समूह में बताइए, मतलब अपने समूह में बताना है ये। तो मुझे इस लेख में सबसे अच्छी बात असम की नृत्य परंपरा के बारे में जानना लगा। बिहू और सत्तिया नृत्य दोनों ही असम की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। ये नृत्य असम के लोगों के जीवन में कितने महत्वपूर्ण है, यह जानकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है खोजबीन के लिए। असम सहित पूर्वोत्तर भारत के बारे में आप और जान सकते हैं और भारत के पारंपरिक लोक संगीत का आनंद भी ले सकते हैं, जिन्हें इंटरनेट कड़ियों तथा QR कोड की सहायता से पढ़ें और देखें व समझें। तो ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। जैसे इसमें दे रखा है असम बिहू लोकगीत, सत्रिया नृत्य, मणिपुरी नृत्य, भारत की लोक नृत्य, पूर्वोत्तर राज्यों की लोक नृत्य, भाषा संगम असमिया और मुकोली बिहू। तो ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। इसी तरह यहाँ पर अब चैप्टर यही फिनिश होता है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना नहीं भूलें। बाय बाय।